गुड इवनिंग बच्चा लोग। देखो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर हैं। देखो वो आज जो हम लोग को टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन रेट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। ठीक है, इस 3 टॉपिक पर आज हम लोग को डिस्कशन करना है और बिना इस 3 टॉपिक को बढ़िया तरीका से समझे इस चैप्टर में तुम लोग है ना आगे अच्छा कर नहीं पाओगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग किस पर बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पर। किस पर बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। चलो ठीक है। फर्ज करो तुमको यहां से रांची जाना है, दुमका से रांची, दुमका से रांची जाना है और मान लो कि दुमका से रांची तक का डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? 400 किलोमीटर। ठीक है, या 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर है यहां से रांची का डिस्टेंस मोटा मोटी, हाँ या ना? और दुमका से रांची जाने में अगर तुमको 5 घंटा का समय लगता है, या ठीक है दुमका से रांची जाने में 5 घंटा का समय लगता है, तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा बाइक का स्पीड क्या है? ठीक है, बाइक से तुम दुमका से रांची जा रहे हो, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तुम ट्रेवल कर लिए कितना टाइम में? बोलो। 5 घंटे में ट्रेवल कर लिए। ये 60 किलोमीटर क्या आया? पर आवर। हाँ या ना? ये जो आया 60 किलोमीटर पर आवर आया, ये कौन सा स्पीड है बुआ रे? पहले ये बताओ, ये जो तुम हमको बता रहे हो स्पीड, ये कौन सा स्पीड है? यूनिफॉर्म है, चलो ठीक है मान लिए, मतलब ये एवरेज स्पीड है। हाँ है ना? हमेशा तुम दुमका से जब रांची निकले तो क्या हमेशा तुम्हारी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी? 60 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं, कभी कम कभी ज्यादा रहा होगा, निश्चित तौर पर। नहीं समझे बात? ये डिपेंड क्या चीज पर करता है कि ट्रैफिक का कंडीशन कैसा है, रोड का कंडीशन कैसा है, अच्छा है या खराब है। बात को समझना, ट्रैफिक का कंडीशन और रोड का कंडीशन कैसा है, बात को समझो। हाँ या ना? तो बुआ रे ये जो तुम देख रहे हो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर जो 60 किलोमीटर निकला है, ये हमारा ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? एवरेज स्पीड है। लेकिन फर्ज करो कि तुम यहां से 10 बजे दुमका से निकले हो रांची के लिए, ठीक ना, और हम 11 बजे तुमको फोन करते हैं, तुम बाइक चला रहे हो कि बाबू रे बताओ कि तुम्हारे बाइक का स्पीड क्या है। ठीक है, तो तुम तभी क्या बताओगे? तुम फट से है ना देखोगे बाइक में कि मीटर पे रीड करोगे कि मेरा स्पीड क्या है बाइक का, 70 किलोमीटर। तो बताए 70 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उस हम कितने बजे फोन किए हैं तुमको? 11 बजे। 11:05 पे मान लो फर्ज करो हम फोन किए, तो तुम्हें 11:05 पर जो बाइक का स्पीड था वो हमको बताए। वो कौन सा स्पीड हुआ? हाँ, वो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ। बात को समझना। अभी मेरा 3 टॉपिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी उसको तुम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो। दूसरा टॉपिक है एवरेज रिएक्शन रेट और तीसरा है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। तो बुआ रे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि रिएक्शन का रेट जो होगा उसको या तो हम एवरेज रिएक्शन रेट के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे या तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। नहीं समझ में आया बात? ये बात दिमाग में गया या नहीं गया?
देखो एकदम प्रैक्टिकली चीज को समझो पहले, ये नहीं कि डेफिनेशन को रट्टा मार लिए और हमारा काम खत्म हो गया। चीज को समझना है और ऐसा समझो कि खुद से डेफिनेशन लिख लो। नहीं समझ में आया बात? तो यहां पर तुम्हारे दिमाग में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस, ठीक है, मतलब स्पीड को तुम है ना मतलब डिफाइन करने लगे, यहां पर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ गया और तुम समझने लगे। चलो आगे थोड़ा सा और इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। इस चीज को कुछ ऐसे क्लियर करते हैं। फर्ज करो ए रिएक्टेंट है और बी तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत? रिएक्टेंट है और ये क्या है तुम्हारा, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये शुरू में 100 मोल हम मान के चलो कि ले लिए, ऐसा हम एज्यूम किए, ठीक है। अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा प्रोडक्ट क्या है अभी बताओ, 0 है, हाँ या ना। और इस जगह पर हमारा टाइम क्या है, 0 है। मान लो कि 20 सेकंड या 20 मिनट जो भी कहूं, मान लो 20 मिनट या 20 सेकंड जो भी लो, 20 सेकंड के बाद, ठीक है, हम देखते हैं कि 40 मोल मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट्स कितना हुआ बचा, आप बताओ, 60 मोल बचा, हाँ या ना, 60 मोल बचा। अब फर्ज करो कि टाइम 50 सेकंड के बाद हम चेक कर रहे हैं, मान लो कि 60 मोल तुम्हारा क्या हो गया, बना। तो ये कितना हो गया, या मान लो कि ये 70 मोल बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना मोल रहा, 30 मोल, ठीक है। मान लो कि हम 80 सेकंड के बाद चेक कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट कितना बना, मान लो कि ये 90 मोल बन गया, ये कितना रहा, हाँ है ना। तो बाबू रे टाइम के साथ हम क्या देख रहे हैं, देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहां कितना घट रहा है, 40, यहां 20, यहां पर देख रहे हो कितना बड़ा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यहां 20। तो क्या देख रहे हो तुम कि एक तरफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को तुम डिफाइन कर सकते हो कैसे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ या ना, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इतना नहीं लिखना चाहते हो डिक्रीज या इंक्रीज, तो सीधा सीधा लिख लो चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका, ऑफ रिएक्टेंट्स। भाई अब आप समझो कि रिएक्टेंट्स में किस तरह का चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट में किस तरह का चेंज हो रहा है, दिमाग में बात आया। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे बुआ रे, बोलो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, बोलो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका, ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलो, और बोलो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और क्या लिख सकते हैं इसको, स्पीड ऑफ रिएक्शन। यहां तक बात दिमाग में आया, इस है ना, यहां पर जो हम लिखे चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, कोई दिक्कत। तो बाबू रे रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन अगर तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ये जो तुम्हारा है बाबू रे, ये क्या है, एवरेज स्पीड है, यानी ये क्या है, तुम्हारा एवरेज रिएक्शन रेट है। नहीं समझ में आ रहा है बात, हाँ या ना। अब एक चीज को गौर करो, तो यहां पर बाबू रे कैसे, अगर हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला के रूप में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे,
चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन बोलो कंसंट्रेशन बाय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, हाँ या ना, फॉर द चेंज। नहीं समझे बात? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, हाँ या ना? बात समझ में आया? ये रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन, ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं समझे बात? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बोलो तो क्या हो जाएगा? बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल बोलो पर लीटर। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम बता चुके हैं, हाँ या ना? और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड, मिनट, जो लिखना चाहो, हाँ या ना? तो यहां पर हम फर्ज करो सेकेंड ले लिए तो बाबू रे, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए। तो बुआ रे, अगर तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका? ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय इक्वल टू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रे बुआ? ओके, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? एक रिएक्शन कंसीडर करो, ए, फर्ज करो ए से बी बन रहा है। ए तुम्हारा यहां पर क्या है बुआ रे? ए तुम्हारा क्या है? रिएक्टेंट है, और बी क्या है? प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत? अभी एक चीज तुम हमको बताओ, ए का इस रिएक्शन में कितना मोल जो है ना पार्टिसिपेट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स क्या? 1। और बी का कितना नंबर ऑफ मोल्स बना? ठीक है, हाँ है ना? बी का कितना बना है अभी? ठीक है, हम टाइम 0 नहीं बोल रहे हैं, हम बोले कि ए से बी बन रहा है। तो यानी कहने का मतलब है ये जो ए का नंबर ऑफ मोल्स 1 है और बी का जो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसको कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन में जो देखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पावर बन जाता था स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। यहां पर हम तुमको ये भी बताएंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या बेसिक डिफरेंस है, स्टैंडर्ड स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट या एक्चुअल स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट और तुम्हारा स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। अभी ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहो। ये ए से बी बन रहा है, ए का कितना मोल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में? 1। बी का कितना मोल बन रहा है? 1। तो ये तुम्हारा क्या है? 1 क्या है यहां पर? स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है, और इस रिएक्शन में स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है? सेम है, हाँ या ना? अब एक चीज बताओ, और भी एक चीज, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से या सी से। 11th क्लास में हम तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक ना? तो बाबू रे, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब बताओ ए के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? बोलो बुआ रे। ए के कंसंट्रेशन में चेंज डेल्टा ए, टाइम में चेंज डेल्टा टी, और यहां पर हम माइनस साइन लगा देंगे। क्यों? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नहीं समझे बात?
देखो रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव नहीं होता है। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये बता रहा है। अब एंड रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा बाबू रे, प्लस बोलो डेल्टा बी बाय, नहीं समझे बात, ये प्लस का साइन क्यों हुआ यहां पर, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, अभी तुरंत हम बताए, हाँ या ना। तो यानी यहां पर तुम लोग ठीक है। अब एक बात बताओ कि इस रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो यहां पर हम इस फॉर एवव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसके रेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर एवव रिएक्शन रेट इक्वल टू, देखो ध्यान से बात को समझना, रेट इक्वल टू हम माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्यों, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं समझ बात, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, मतलब ए के विलुप्त होने का दर, नहीं समझे बात, अरे ए का सांद्रण कम हो रहा है ना, विलुप्त हो रहा है, तो है ना, कुछ किताब में देखोगे यहां पर क्या हुआ रहेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, एंड इसको क्या लिखेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब बी का बनने का दर क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ये दोनों चूंकि इस रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, इसीलिए तुम्हारा रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। नहीं समझ में आया बात, ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या होगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। नहीं समझे बात, और बी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बुआ रे, प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, चूंकि इस रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, इसलिए माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। नहीं समझ में आ रहा है बात, एकदम दिमाग में अच्छा से आ गया। चलिए, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो आ रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और नोट कर लो, अभी तुरंत हम बताए कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देयर इज, बोलो, डिक्रीज कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट्स, एंड बोलो इंक्रीज इन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, हैंस क्या हो बताओ, रेट इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट, बोलो, हैज नेगेटिव साइन, रेट इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट हैज नेगेटिव साइन, whereas for product, whereas
whereas for products rate equation has बाबू रे रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या होता है, कमी होता है, इसीलिए इसके रेट इक्वेशन में क्या होता है, निगेटिव साइन होता है। और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का है ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसलिए उसके रेट इक्वेशन में क्या होता है, कोई दिक्कत। तो यहां क्या है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट takes place, hence rate equation for reactants has negative sign whereas ठीक है for products rate equation has बोलो positive sign। कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो। एक और रिएक्शन तुम लोग कंसीडर करो, एक रिएक्शन देखो तुम लोग, A और B तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट्स है, और C और D तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बाबू रे, A और B तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट्स है, और C और D तुम्हारा क्या है बाबू रे, प्रोडक्ट। अब ये बताओ कि यहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। अगर यहां पर तुम इसका रेट इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बोलो कैसे लिखोगे, डेल्टा ए बाय साइन कौन सा दोगे, माइनस, इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, साइन क्या होगा, माइनस, क्या होगा, डी वाई साइन प्लस, क्यों प्लस होगा, डेल्टा डी हाँ या ना, कोई दिक्कत, यहां तक तो बात तुमको समझ में आया। अब फर्ज करो कि इस रिएक्शन में A का नंबर ऑफ मोल्स A हो, B का नंबर ऑफ मोल्स B हो, C का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल c और D का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो। तो बाबू रे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जा रहा है, अब इक्वल है, डिफरेंट है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमको रेट, ठीक है, एक्सप्रेस करना होगा तो जानते हो इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से। नहीं समझे बात, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस 1/c डेल्टा c, और ये नहीं समझे बात। देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम था तो देखिए रेट इक्वेशन, और यहां पर क्या देख रहे हो तुम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब सेम नहीं है। अब एक और रिएक्शन तुम कंसीडर करो, हैबर्स प्रोसेस से जो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया होता है, रिएक्शन याद है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे, N2 प्लस थ्राइस H2, याद आया, ट्वाइस NH3, हाँ या ना, कि नहीं याद आया, याद आया। तो बाबू रे यहां पर रेट कैसे लिखेंगे, बोलो, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इक्वल टू माइनस, बोलो, डेल्टा H2 बाय डेल्टा T इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए प्लस में डेल्टा, कोई दिक्कत। अब यहां पर साइन तुम्हारा निगेटिव और वहां पर पॉजिटिव, वो तो जान ही रहे हो क्यों है। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत। इसमें क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, होगा, इसमें क्या है, 2 है, नहीं समझे बात। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दे रहे हैं, यहां पर डिवाइड कर दे रहे हैं, समझ में आया। तो इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिख दिए, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T।
ठीक है, चूंकि यहां पर 3H2 है तो क्या हो जाएगा -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। आगे कुछ रिएक्शंस के लिए हम लोग ये है ना देखेंगे और भी, ठीक है, रेट इक्वेशन लिखेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा +12 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत? बोलो। चलो इसको पहले नोट करो। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पर बात करेंगे। आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। देखो बुआरे, आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है टॉपिक वो है अभिक्रिया का दर या वेग, दूसरा औसत अभिक्रिया दर और तीसरा है तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। यानी ये 3 टॉपिक पर आज हम लोगों को बात करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया का दर या वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। थोड़ा बात को ध्यान देना। देखो बुआरे, अभिक्रिया का दर या वेग को अगर तुमको समझना है, ये टर्म है ना, यानी जैसा तुम देख रहे हो नाम से ही स्पष्ट है कि अभिक्रिया का दर, ठीक है, या वेग। अच्छा तुम एक चीज बताओ हमको, अगर फर्ज करो एक बाइक से तुमको यहां से रांची जाना हो, ठीक है, आप फर्ज करो कि तुम यहां से रांची जा रहे हो, यहां से रांची जाने की दूरी है ना, यहां से रांची का डिस्टेंस है तुम्हारा 300 किलोमीटर। रांची का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। और तुम बाइक से जाते हो और 6 घंटे में पहुंच जाते हो। बात को समझना, 6 घंटे में तुम रांची पहुंच जाते हो, तो बताओ तुम्हारा स्पीड क्या है? हाँ, तो तुम लोग क्या करते हो, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हो, ये डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हो क्या चीज से? टाइम से, और निकल जाता है कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। तो अब ये बताओ कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये स्पीड है, किस तरह का स्पीड है? ऐसा तो नहीं कि तुम हमेशा 50 किलोमीटर के स्पीड से ही चल रहे हो। अगर दुमका से तुम रांची चले तो क्या आप हमेशा 50 किलोमीटर के स्पीड से चले? बोलो। हो सकता है कभी तुम्हारा स्पीड ज्यादा हो, कभी तुम्हारा स्पीड क्या हो? कम हो। वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक का कंडीशन क्या है, डिपेंड करता है रोड का कंडीशन अच्छा कैसा है। अगर रोड का कंडीशन अच्छा है तो स्पीड क्या है? ज्यादा है। रोड का कंडीशन खराब है तो स्पीड क्या है? कम है। हाँ है ना? तो कहने का मतलब है हमेशा तुम्हारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड नहीं है। तो ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ये तुम्हारा क्या निकला? एवरेज स्पीड। यानी जैसे ही तुम बात करते हो स्पीड का तो तुम क्या बताते हो? एवरेज स्पीड। बात को समझना, यहां से सारा टर्म क्लियर हो जाएगा, हम एक एक रिएक्शन से सारा चीज दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अगर जैसे हम स्पीड का बात करते हैं तो क्या बोलते हो तुम लोग? एवरेज स्पीड बताते हो कि भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहां पर बात यह है कि फर्ज करो कि अब मान लो कि तुम चले दुमका से, ठीक है, 10 बजे निकले रांची के लिए। हम 11:05 में तुमको फोन करते हैं कि बाबू रे अभी तुम बताओ कि बाइक से जो रांची जा रहे हो तुम्हारे बाइक का स्पीड क्या है। तो उस समय फट से तुम क्या करते हो? देखते हो अपना काटा, गाड़ी है ना, देखते हो कि गाड़ी का स्पीड क्या है। हाँ या ना? देखते हो कि नहीं? फर्ज करो कुछ समय तुम्हारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है या 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो तुम क्या बताते हो कि अभी गाड़ी की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो स्पीड तुम्हारा क्या कहलाएगा? उस क्षण जो स्पीड है, मान लो समझो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम 11:05 में फोन किए थे, 11:05 पर तुम हमको बताए कि मेरा स्पीड क्या है, गाड़ी का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है या 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक स्पीड कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। बात को समझना। हम अगर तुमसे पूछे
कि भाई तुम 5 घंटा में पहुंच गए हो, अब है ना 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो तुम क्या स्पीड था गाड़ी का, तो तुम फट से एवरेज निकाल देते हो। लेकिन जब एक पर्टिकुलर टाइम पर हम तुमको फोन करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी अभी स्पीड क्या है, तो उस समय जो तुम्हारा गाड़ी का स्पीड होता है वो तुम देख करके बताते हो, गाड़ी के मीटर को देख करके बताते हो कि हमारा स्पीड क्या है। तो वो क्या है? तात्क्षणिक स्पीड है, तात्क्षणिक वेग है। और ये जो तुम बता रही है क्या है? औसत वेग है। तो बाबूरे उसी तरह से हम अभिक्रिया के वेग को भी हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? औसत है ना, अभिक्रिया के वेग के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया के वेग के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं बाबूरे? अभिक्रिया का दर या वेग क्या है। यहां पर समझने का है ना, थोड़ा ध्यान से देना। अगर यहां से टर्म को बढ़िया से समझ लेते हो तो फिर कोई परेशानी नहीं है। मान लो एक अभिकारक ए है और उत्पाद क्या है? बी है। ये तुम्हारा क्या है बोलो? ए क्या है? अभिकारक। और ये बी क्या है तुम्हारा? बताओ। उत्पाद है। मान लो शुरू में ये 100 मोल लिए, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या है? नहीं बना है, यानी टाइम क्या है? अभी 0 है। मान लो कि हम 10 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारा 20 मोल बन गया बी, तो अब ये कितना बचा? 80। हाँ या ना? अब फर्ज करो कि 20 सेकेंड के बाद हम देखते हैं या 20 मिनट के बाद हम देखते हैं, ठीक है, या 25 मिनट के बाद हम देखते हैं, ये बन गया मेरा 50। तो ये कितना रहा? ये कितना रहा? 50। हाँ या ना? 100 में 50 मोल बन गया प्रोडक्ट। अब फर्ज करो कि हम 40 सेकेंड है ना, 40 मिनट के बाद हम फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है 70 मोल, तो मेरा अभिकारक कितना रह जाता है? 30 मोल। हाँ या ना? अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो अभिकारक का सांद्रता क्या हो रहा है बाबू रे? बताओ। कम हो रहा है। यहां पर कितना मोल कम हो गया? देख लो, बताओ पहले। 100 से 80 कितना कम हुआ? 20। 80 से 50 कितना कम हुआ? 30। और 50 से 30 हुआ, कितना कम हुआ? 20। अब देखो यहां पर तो बढ़ कितना रहा है? 0 से 20 हुआ, कितना बढ़ रहा है? 20। यहां जितना कम हो रहा है उतना बढ़ रहा है। यहां 20 से 50 हुआ, कितना बढ़ रहा है? 30। और 50 से 70 हुआ, कितना बढ़ रहा है? तो बाबू रे अभिकारक के सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है समय के साथ। और उत्पाद के सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यही तो तुम्हारा अभिक्रिया दर है। तो बाबू रे अभिक्रिया दर को कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम। नहीं समझ में आया बात में? यानी हिंदी में कैसे लिखेंगे बताओ? लिखेंगे इकाई समय में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में, अभिकारक, यहां एवं की जगह या लिख दो, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? अभिक्रिया दर कहलाता है। बात समझ में आया? अगर तुमसे कोई पूछे कि अभिक्रिया दर का परिभाषा बताओ, तो क्या बताओगे? इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? क्लियर है बात? हाँ या ना? क्या कहेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विथ यूनिट, ठीक है, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाता है। एक मिनट बाबू रे, पहले बात को पूरी तरह से समझो ध्यान से। यहां तक बात समझ में आया या नहीं आया? आया। अब एक चीज बताओ, इस डेफिनेशन को तुम थोड़ा बदल करके भी लिख सकते हो। अभिकारक के सांद्रण में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और उत्पाद के सांद्रण में क्या हो रही है?
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी तथा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि का दर क्या कहलाता है? अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाया? अभिक्रिया दर या अभिक्रिया का वेग। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तुम लोग काल्पनिक अभिक्रिया पर विचार करते हैं, हम लोग एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। मान लो ए अभिकारक है और बी क्या है तुम्हारा? उत्पाद। तो ए के सापेक्ष जानते हो यहां पर अभिक्रिया दर क्या होगा? ए के सापेक्ष अभिक्रिया दर। तो मान लो कि ए के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या है? डेल्टा ए है, और समय में परिवर्तन क्या है? डेल्टा टी है। तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब यहां माइनस का साइन लगाएंगे, बताओ क्यों? अभिकारक के सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। बात समझ में आ रहा है? अभिकारक के सांद्रता में कमी हो रही है, इसलिए यहां पर क्या लगाए? इसके वेग समीकरण में क्या लगाए? ऋणात्मक चिन्ह लगाए। और बी के सापेक्ष अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा बी, यानी बी के सांद्रता में परिवर्तन बटा तुम्हारा क्या होगा? डिवाइडेड बाय समय में परिवर्तन। और यहां पर क्या चिन्ह होगा बताओ? प्लस का। क्या चिन्ह होगा? धनात्मक चिन्ह होगा। क्यों? क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। दिमाग में बात आया? हाँ या ना? बताओ, अभिकारक के वेग समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह क्यों होता है? अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है। और उत्पाद की सांद्रता में धनात्मक चिन्ह क्यों होता है? यानी उत्पाद के वेग समीकरण में है ना धनात्मक चिन्ह क्यों होता है? क्योंकि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के सांद्रण में क्या होती है? वृद्धि होती है। यहां तक बात समझ में आया? देखो बाबू, ये अभिक्रिया दर जो है हमेशा धनात्मक होता है। ये प्लस और माइनस साइन ये बता रहा है कि कहां सांद्रण कम हो रहा है और कहां सांद्रण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो ठीक है बाबू। अभी बाबूरे हम जो रिएक्शन तुमको बताए, हमारा रिएक्शन क्या था? ए से क्या था? बी था। ठीक है, अब बताओ ए का कितना मोल रिएक्शन में भाग ले रहा है? बताओ तो कितना है? आगे कितना छुपा हुआ है? 1। और बी का कितना मोल बन रहा है? 1। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम लोग कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्री गुणांक बोलेंगे। नहीं समझे बात? अभिकारक के और उत्पाद के सामने जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक बोलेंगे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में ठीक है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? समान है। क्या है? दोनों के लिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? अभिकारक का भी 1 मोल है और उत्पाद का भी क्या है? 1 मोल है। मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है? सेम है। तो बाबूरे यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए दर, ठीक है, मान लो हमारा अभिक्रिया तुम्हारा ए से बी है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए दर तुम्हारा क्या होगा? बोलो। ए के सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, यहां माइनस साइन अभिकारक के लिए और उत्पाद के लिए प्लस साइन बी के सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय में परिवर्तन। नहीं समझे बात? इस अभिक्रिया के लिए हमारा दर क्या होगा? वेग समीकरण या दर समीकरण क्या होगा? माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू, बोलो, प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है? हमारा समान है। कोई दिक्कत? बोलो। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि अभिक्रिया दर की इकाई क्या है? अभिक्रिया दर की इकाई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो बाबूरे अभी तुरंत हम तुम बताए कि अभिक्रिया दर बराबर क्या होता है? क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन
डिवाइडेड बाय इस परिवर्तन में लगा समय। नहीं समझ बात, परिवर्तन में लगा समय, यही ना, परिवर्तन में लगा समय, बात को समझना। यानी सीधा सीधा सांद्रता बटा क्या हो गया, समय। अभिक्रिया दर बराबर क्या हो गया, सांद्रता बटा समय। यानी सांद्रता में परिवर्तन बटा, ठीक है, परिवर्तन में लगा समय, हाँ या ना। तो सांद्रता का इकाई क्या होता है, मोल, बोलो मोल, बोलो पर लीटर होता है। और समय का इकाई अगर हम मिनट या सेकंड कुछ भी ले सकते हैं तो सेकंड। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा इसका, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर बाबूरे कोई तुमसे पूछे कि अभिक्रिया दर का इकाई क्या होता है, अभिक्रिया दर की इकाई, तो तुम क्या बोलोगे, बोलो मोल पर लीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया बात, हाँ या ना। तो बाबूरे इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और इसके लिए तुम्हारा क्या हो गया, अभिक्रिया दर की इकाई, अभिक्रिया दर बराबर क्या हो गया, सांद्रता में, ठीक है, परिवर्तन बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता का इकाई क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और समय के लिए सेकंड या मिनट कुछ भी ले सकते हो। तो हमारा क्या हो गया इकाई, मोल पर लीटर पर सेकंड। रिएक्शन दिखा रहे हैं हम लोग, एक ऐसा रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, इसको हम लोग रस समीकरण मितीय गुणांक भी बोल सकते हैं। थोड़ा बोलना कठिन हो जाता है इसलिए स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। फर्ज करो तुम्हारा ये रिएक्शन है A, ठीक है, प्लस B, और इससे उत्पाद तुम्हारा बना C और D। उत्पाद क्या बना, ये अभिकारक है A और B, और उत्पाद क्या है। अब मान लो A का नंबर ऑफ मोल्स क्या है तुम्हारा, A है, B का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल b, C का स्मॉल c, और D का नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो यहां पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d क्या है, बोलो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ठीक है। अगर हमको इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, गौर करना। यहां पर पहले ये बताओ, ये तुम्हारा क्या है, बोलो ये क्या है तुम्हारा, अभिकारक है। ये क्या है तुम्हारा, ये उत्पाद है। नहीं समझी बात, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अब यहां पर दर बराबर क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ। पहले ये तुम रस समीकरण मितीय गुणांक यानी स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को भूल जाओ। अगर ये ए बी सी डी नहीं रहता, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो दर क्या हो जाता, अभिकारक के लिए क्या हो जाता, बताओ क्या हो जाता, डेल्टा ए बाय, बोलो डेल्टा टी होगा। और कौन सा साइन होता बताओ, माइनस का। फिर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी कौन सा साइन होता है, प्लस का होता है। अभिकारक दोनों है, यहां दो अभिकारक है तो अभिकारक के लिए तो माइनस ही होगा। अब क्या हो जाएगा, बोलो डेल्टा सी बाय, और यहां पर कौन सा साइन होगा, प्लस। अब बताओ क्या होगा, डेल्टा डी बाय, कोई दिक्कत, यहां पर कौन सा साइन होगा, प्लस। ऐसा होता अगर मेरा रिएक्शन A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा होता है। अब मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल a का स्मॉल b, C का स्मॉल c है, D का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल d। अब क्या करेंगे, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो इस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे। नहीं, इस तरह से लिखेंगे दर समीकरण को, यहां पर 1/a कर देंगे, यहां पर 1/b कर देंगे, यहां पर क्या कर देंगे 1/c, और यहां पर क्या कर देंगे। नहीं समझ में आया बात, हाँ या ना, समझ में आया। अगर हमको इस रिएक्शन के लिए दर समीकरण लिखना है तो क्या होगा, ऐसा लिखेंगे,
एक और एग्जाम्पल तुम लोग देखो ध्यान से, एग्जाम्पल थर्ड। फर्ज करो हम ये रिएक्शन ले रहे हैं, हैबर प्रोसेस से तुम्हारा अमोनिया जो बनता है, ये रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस S2 ट्वाइस NH3 बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हमको दर समीकरण लिखना है, तो बताओ क्या करेंगे, बोलो। डेल्टा N2 बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा T। और क्या चीज का समय है ना, साइन लगाएंगे माइनस का। अब यहां पर बोलो 3 है तो पहले तो माइनस का साइन लगेगा ये अभिकारक में 1/3, और ये डेल्टा H2 बाय क्या हो जाएगा, उत्पाद के लिए प्लस 2 है तो 1/2, और ये डेल्टा NH3 बाय, नहीं समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आया कि दर समीकरण किसी अभिक्रिया के लिए कैसे लिखेंगे। देखो वो अभिक्रिया जो था A से B बना था, वहां पर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, सेम था। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या था, सेम था। A का भी 1 था और B का भी 1 था। अब देखो यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A का स्मॉल a है, B का स्मॉल b है, C का स्मॉल c है और D का स्मॉल d है। पहले वेग समीकरण में तो ऋणात्मक चिन्ह आया अभिकारक के लिए, क्योंकि इसके सांद्रण में कमी होती है। उत्पाद के वेग समीकरण में धनात्मक चिन्ह होगा, क्योंकि इसके सांद्रण में वृद्धि होती है। और ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। एकदम दिमाग में समझ में आ गया ना, एकदम अच्छा से बोलो। चलो ठीक है, एक बात नोट कर लेना है, कि अभी देखे तुम लोग कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए इसके वेग समीकरण में क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। इस बात को हम यहां लिख दे रहे हैं। अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है तथा उत्पाद के सांद्रण में क्या होती है, अतः। ठीक है, अतः अभिकारक के वेग या इसी कारण अभिकारक के वेग समीकरण में धनात्मक चिन्ह होता है। जबकि उत्पाद के वेग समीकरण में अभिकारक के वेग समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह होता है, जबकि उत्पाद के वेग समीकरण में धनात्मक चिन्ह होता है। देखो अब रे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अभिकारक के वेग समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह क्यों होता है और उत्पाद के वेग समीकरण में धनात्मक चिन्ह क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा वजह है, पहले हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है। इसलिए इसके वेग समीकरण में क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, जबकि उत्पाद के वेग समीकरण में क्या होता है, धनात्मक चिन्ह होता है। क्यों धनात्मक चिन्ह होता है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अभिकारक के सांद्रता में कमी होती है, इसलिए इसके वेग समीकरण में क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह, और उत्पाद के सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसलिए इसके वेग समीकरण में क्या होता है, धनात्मक चिन्ह होता है। एकदम दिमाग में आ गया। जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए।